अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और 22 सितंबर की समाअत के लिए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक केस में मफरूर मुल्जिम की दूसरे केस में दरख्वास्त सुनी गई। ख्वाजा हारिस ने परवेज मुशर्रफ के केस का हवाला देते हुए कहा कि नामुर रहीम ने परवेज मुशर्रफ के असासों की छानबीन की दरख्वास्त दी तो अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील को पेश होने की इजाज़त दे दी। गैर मामूली हालात में वकील को पेश होने की इजाज़त दी जा सकती है। अदालत ने सवाल किया, क्या आपके दिए गए हवाले यहाँ काबिल कबूल हैं? हम एक क्रिमिनल केस सुन रहे हैं जिसमें आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुशर्रफ केस में सवाल यह था कि क्या इश्तिहारी अपना वकील मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तो इश्तिहारी होते हुए भी परवेज मुशर्रफ को सुना। अदालत ने कहा कि अब वो गैर मामूली हालात बता दें जो आप समझते हैं कि इस केस में लागू होते हैं। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में है और पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से मना किया है। नवाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दी तो वो पहली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल में दाखिल हुए। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट तो एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका है जिसके अपने असरात हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सवाल यह है कि क्या वो पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में हैं या नहीं। हमने नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं। नैब और वफाकी हुकूमत ने इन मेडिकल सर्टिफिकेट्स की तरदीद में कुछ पेश नहीं किया है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस कोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मांगी गई। जमानत एक मखसूस मुद्दत के लिए थी। शायद ये बात लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बताई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि जमानत दी थी जो ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने दलाइल दिए और कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत मफरूर मुल्जिम को 3 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अदालत के पास इख्तियार है कि मफरूर की अपील मुस्तरद कर दे या खुद उसके लिए वकील मुकर्रर कर दे। कानून के भगोड़े को रिलीफ देने से इंसाफ का निज़ाम मुतासिर होगा। अदालत सरेंडर करने का मौका फराहम कर चुकी है। नवाज शरीफ के वकील और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके 22 सितंबर को हाजिरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अगर कोई शख्स अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर पेश नहीं होता तो उसके दायमी नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने के साथ साथ उसे इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा आज नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा दी है। इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई उनमें नून लीग अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। आज के अदालती फैसले पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाला जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की न सिर्फ बेगुनाही पर बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का एतराफ़ किया है। जज साहब कब के घर जा चुके हैं मगर फैसला आज भी जू का तू है। मरियम नवाज ने मजीद ट्वीट किया कि जज अरशद मलिक को तो घर भेज दिया गया मगर उससे ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ को सजा किसके कहने पर दी, बल्कि नवाज शरीफ को ही दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने लिखा कि मुकदमा तो ये होना चाहिए था कि जज के एतराफ़ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है। अगर सजा ही कायम ना रहती तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों। अब ये बात नून लीग की तरफ से कही जा रही है तो शाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पहले ही नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुकी और नैब को उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने का कह चुकी। हुकूमत भी बार बार दावे कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। आज वजीर इत्तला शिबली फराज ने यह बात की। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि दूसरों के मुकाबले में नवाज शरीफ को वापस लाना आसान होगा क्योंकि वो अदालत से सजा याफ्ता हैं। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब 22 तारीख को अब नवाज शरीफ साहब 22 सितंबर को खुद आ जाएंगे या फिर वापस लाए जाएंगे? देखिए, पहली बात शाहजेब यह है कि नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से बाहर नहीं भेजा था। हुकूमत ने जिसमें वज़ीर आज़म से लेके उनके जो मौजूदा मुशीर वफाकी सेहत हैं फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के इंचार्ज थे, फिर पंजाब की उनकी हुकूमत, उनकी सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा
और हुकूमत के तमाम ज़राए जिनको बरूए कार लाके हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और ये समझा कि उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है और उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना नागुज़ीर है। अब जब उन्हें वापस लाने की बात है तो वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना जांचने के लिए तैयार है उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। आज पूरी समाअत के दौरान जो मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ अदालत में पेश किया गया उसको ना नैब ने रिबर्ट किया, ना हुकूमत की तरफ से कोई रिबर्टल था। या तो वो बताते कि जी हमने जो कि अदालत ने कहा था कि आप हाई कमीशन के ज़रिए तस्दीक कर सकते हैं, तस्दीक कराई है कि ये जो सर्टिफिकेट हैं ये बोगस निकले हैं, या हमने वहाँ पर उन हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछा है, वो कहते हैं कि नहीं इतनी संगीन सिचुएशन नहीं है, लिहाजा तब बात हो सकती थी। ना उन मेडिकल रिपोर्ट्स को किसी ने चैलेंज किया, ना पंजाब हुकूमत ने उनकी जो मुद्दत थी उसके बाद किसी किस्म का अदालती रास्ता इख्तियार किया, ना उसको चैलेंज किया। ये जो एक कार्रवाई है हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है कि एक शख्स जिसको साहब देखिए, अगर हुकूमत ने ये नहीं किया तो आपको तो अदालत को आसानी से कन्विंस कर लेना चाहिए था। अदालत कन्विंस नहीं हुई। अदालत ने कहा कि किसी अस्पताल की रिपोर्ट नहीं है ये कि वो नवाज शरीफ का इस वक्त ऑपरेशन नहीं कर सकते, एक कंसल्टेंट की राय है। इसी अदालत ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया था। हुकूमत के रिबटल ना करने के बावजूद आप लोग अदालत को नहीं कन्विंस कर सके और अब अदालत के लिए नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। हॉस्पिटल तो नहीं बोलता ना, हॉस्पिटल का डॉक्टर ही बोलता है, कोई सीनियर कंसल्टेंट बोलता है। और वो जो डॉक्टर्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स हैं वो कोई मामूली MBBS डॉक्टर नहीं है या कोई अभी ऐसे अनाड़ी डॉक्टर नहीं है, वो टॉप ऑफ लाइन डॉक्टर्स हैं। और कोई अपना प्रोफेशनल रेपुटेशन को किसी झूठे सर्टिफिकेट पे या एथिक्स को वायलेट करके सर्टिफिकेट ऐसा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है कि जो बात एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किसी के लिए हम यहाँ समझ सकते थे, और एक ऐसा शख्स के जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अब इसका फैसला कौन करेगा? अब इसका फैसला बरतानिया के इदारों में होगा। वो अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे, हुकूमत के कहने पे तो वो इनको नहीं भेजेंगे, वहां पर उनका अपना निज़ाम है, एक आज़ाद निज़ाम है। आप ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब अब भी 22 सितंबर को नहीं आएंगे। अदालती हुक्म के तहत अगर हुकूमत उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी तो फिर आप वहां के अदालतों से रुजू करेंगे, ये होगा? नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए, जब हुकूमत जो है कोशिश करेगी उनको बिला वजह या एक किसी भी सफारतकारी के ज़रिए ख़त, जिस तरह वो कहते हैं कि हम लिखेंगे, अगर ये किसी एक सेकंड कंट्री को ख़त लिखेंगे और उन्हें कहेंगे जी उन्हें भेजें, वो मुल्क पाबंद होगा अपने कानून के मुताबिक उसको डिस्पोज करे। अब हमारे अपने मुल्क का जो मामला है, आप दूसरे मुल्कों के इदारों पर ये उसकी सवाबदीद डाल रहे हैं कि वो उसके मेरिट्स को जज करें। मगर अब आप इस पर हुकूमत को नहीं कह सकते ना कि हुकूमत ये काम कर रही है। पहले तो आप कहते थे हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है, अदालत ने किया। हुकूमत ने तो आप कह रहे हैं हुकूमत और नैब ने तो उस तरीके से अपोज भी नहीं किया, उन्हें तो जो काम करना था उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया कि बरतानिया में जाके वेरीफाई कर लेते। अब तो अदालत ने कहा, नैब का फर्ज था, जो प्रोसिक्यूशन का फर्ज था, वो ये कहते कि जी अगर वो वहाँ पे हेल्थ कंडीशन है, हमें कोई इतराज़ नहीं कि वो इलाज मुकम्मल करके जब डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त दें वो वापस आ जाएं। इन्होंने टूथ एंड नेल अपोज किया है। हम अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर दिल को चुभती है कि जनरल मुशर्रफ जो मफरूर हैं उनकी गैर हाजिरी के अंदर एक जो स्पेशल कोर्ट फैसला देती है उसके खिलाफ अपील भी हो जाती है, उसकी समाअत भी हो जाती है और उनकी गैर हाजिरी के अंदर ही उनको बरी भी करार दे दिया जाता है। सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान में एक कानून तो नहीं है। एक ऐसा शख्स जो बीमार है जिसके मेडिकल रिपोर्ट्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया, उनके ऊपर कोई किसी ने हर्फ नहीं उठाया कि ये गलत रिपोर्ट्स है, ना हुकूमत की तरफ से ना नैब की तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके लिए इस वक्त ट्रैवल करना इस कोविड एनवायरनमेंट में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमजा शहबाज जो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से आप कह रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के वजह से जनरल मुशर्रफ के हमारे सामने है। जब आपने ज़ाहिर लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में कहा था जनरल मुशर्रफ के हवाले से फैसला ज़ाहिर इस अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान है जो जनरल मुशर्रफ का मामला है, मगर आपने कहा फैसला मानते हैं, फैसला तो फैसले की पासदारी करके वापस आके ही मानेंगे ना आप। ऐसा तो नहीं हो सकता आप जबानी तौर पर माने और नवाज शरीफ साहब वापस ना आए 22 तारीख को, तो फिर वो वापस आ रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अदालत को स्टेटमेंट जमा कराई है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वापस आएंगे
और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो अदालत के फैसले पे अमल दरामद करेंगे। और आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो शख्स को हम कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जो इतनी बड़ी मिसाल कायम कर चुका है कि अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के पाकिस्तान आ गया था आइन और कानून और अदालत की अमलदारी के लिए। उससे ये तवक्को रखना कि वो किसी वजह से एस्केप करेगा कानून को, ये उसकी भी तौहीन है और उस कुर्बानी की भी तौहीन है। मगर फिर आप क्या अपोजिशन कर पाएंगे? 20 तारीख को एपीसी कर लें, कुछ भी कर लें, जब 22 अगर ये मफरूर मुकम्मल तौर पर करार दे दिए जाएंगे अदालती फैसले को, क्या फिर आप मान रहे हैं नवाज शरीफ साहब बतौर लीडर कैसे नजर आएंगे अगर इस फैसले की पासदारी नहीं करेंगे? आप मान भी रहे हैं वो आएंगे भी नहीं। वो बिल्कुल अदालती फैसले की पासदारी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो लाइफ है उसको थ्रेटन नहीं किया जा सकता। और हमारी पार्टी ने हर चैप्टर ने मुतफ़िका तौर पे उनको यही रिक्वेस्ट दी है और यही एडवाइस किया है कि चूंकि आपको इजाज़त सेहत के इलाज के लिए दी गई थी, आपके डॉक्टर्स जब आपको परमिट करें कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू गो बैक, आप वापस आएँ। और वो इस पे कमिटेड हैं, कोई बगावत नहीं है, कोई यहाँ से एस्केप नहीं है, वो वतन वापस आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि इस वक्त एजेंडा जो है वो ये होना चाहिए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, लोगों को क्यों महंगाई में पीस दिया गया है, बिजली गैस के बिलों का जवाब क्या है, कश्मीर का जवाब। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम वाकई के हवाले से जो डेवलपमेंट्स उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मोटरवे रेप केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। दूसरे मुल्जिम शफकत को आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि मुल्जिम की शनाख्त परेड मुकम्मल करके 29 सितंबर को दोबारा पेश किया जाए, जबकि इसी मुकदमे में पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब एक और पेशरफ सामने आई है, पुलिस ने बाला मिस्त्री नामी तीसरे मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्जिम शफकत ने अपने बयान में बताया था कि बाला मिस्त्री इस वाक़े में मुलविस नहीं है, मगर डकैती की मनसूबाबंदी में वो शामिल था। पुलिस का कहना है कि बाला मिस्त्री मुल्जिमान आबिद और शफकत का साथी है। तीनों मुल्जिमान ने मिलकर तकरीबन 11 वारदातें की हैं। पुलिस के मुताबिक बाला मिस्त्री ने अपने बयान में बताया है कि तीनों मुल्जिमान करोल गांव के करीब लूट मार करते थे। पहले दरख्त के तने सड़क पर रखकर गाड़ियां रोकते थे, फिर डकैती करते थे। मोटरवे वाक़े से मुतालिक बाला मिस्त्री ने बयान दिया है कि वो भी आबिद और शफकत के साथ डकैती की गर्ज से निकला था, मगर आधे रास्ते से ही वापस चला गया था। जहां एक तरफ दूसरे मरकजी मुल्जिम की तलाश जारी है, मुल्क में जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, ऐसा कोई वाक़या होता है, असल मसले के बजाय, असल हल के बजाय एक गैर ज़रूरी बहस शुरू हो जाती है। संगीन मामला रिवायती बयानात की नज़र हो जाता है, बजाय इसके कि हक़ाइक़ और एदाद व शुमार पर बात की जाए और उन एदाद व शुमार और हक़ाइक़ की बुनियाद पर मसाइल का हल निकाला जाए, एक अलग ही बयानबाजी शुरू कर दी जाती है। ऐसा ही मोटरवे रेप केस के बाद होता नजर आ रहा है। बहस हो रही है कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए, मगर यह बहस नहीं हो रही है कि रेप केसेस में कन्विक्शन रेट पहले ही 3% से भी कम है, यानी 97% मुल्जिमान बच जाते हैं। इसे कैसे बेहतर किया जाए, ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि ख़वातीन इन वाक़यात को रिपोर्ट करें, पुलिस का रवैया बेहतर हो, ख़वातीन को इंसाफ मिले। इसी तरह एक और बहस शुरू हो गई है कि रेप के वाक़यात फहाशी की वजह से हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, यहाँ बाकायदा चेक एंड बैलेंस है, टीवी पर गैर अखलाकी मवाद की निगरानी के लिए कैमरा मौजूद है, सेंसर बोर्ड है, इदारे मौजूद हैं। तो फिर फहाशी का फैलाव कैसे हो रहा है, कहाँ है फहाशी, और क्या फहाशी की वजह से रेप के वाक़यात हो रहे हैं? क्या दुनिया में फहाशी की वजह से रेप के वाक़यात होते हैं? ये हम एदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिन मुआशरों में फहाशी ज़्यादा है वहाँ सेक्स क्राइम्स में इजाफा होता है और ख़ानदानी निज़ाम तबाह होता है। देखें, माशरा फ़ाइट करता है कई चीज़ों को, सिर्फ पुलिस नहीं फ़ाइट कर सकती। दुनिया की तारीख में आप एक चीज़ देख लें कि जब आप एक माशरे में फाशी बढ़ाते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक सेक्स क्राइम बढ़ जाती है, दूसरी आपका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन करता है। मैं जब इंग्लैंड में गया 50 साल पहले, तो हर 14 में एक तलाक होती थी, और वही टाइम था उनका सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल की उनकी ये सारी चेंज आता रहा। जैसे जैसे उनके माशरे में फाशी बढ़ती रही, एक्सेप्टेबल होती रही, आज तकरीबन 70% डिवोर्स केसेस हैं। इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माशरे पे जब आपकी फैमिली टूटती है। हमारे मुल्क की जो एडवांटेज है दुनिया से, हमारे मुल्क की ये एडवांटेज है कि हमारे पास फैमिली सिस्टम है। मगरब हर तरह हमारे से आगे, तालीम में आगे, इदारे उनके बेहतर हैं, रिसर्च में वो आगे हैं, इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है। हमारा फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, हम अपने इंसाफ का निज़ाम भी ठीक कर सकते हैं, इदारे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फैमिली सिस्टम टूट गया,
उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए ये माशरे को, ये जो हम फाशी को, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड से, अब हमने हिंदुस्तान में तबाही देखी, हिंदुस्तान की 40 साल पहले की फिल्में देखें, आज उनकी फिल्में देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। दिल्ली के अंदर जो रेप है वो दुनिया में रेप का कैपिटल बन चुका है। सो मेरी कंक्लूजन ये है कि माशरे के अंदर हमें, मैंने जो प्रेसिडेंट अर्दोगान से ये जो तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल, ये जो मैं लेके आया, उससे क्या के क्यों मैं लेके आया था, मैंने शुरू में लोगों से बातें की, उन्होंने कहा जी अगर हम बॉलीवुड को कॉपी करें, लोग ही नहीं देखते, हमारे ड्रामे नहीं देखते। ये मैंने साबित करना था कि एक सारे इस्लामी वैल्यूज़ भी हो, तारीख़ भी हो, फैमिली इकट्ठे बैठ के दे सकती है ड्रामा, और पॉपुलर भी है, बहुत है। मैं बेसिकली अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे में बड़ा टैलेंट है, हम अपनी कल्चर की अपनी याद रखें कि जब आप ये फाशी लेके आते हैं माशरे में, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेक्स क्राइम पे पड़ता है और आपका फैमिली सिस्टम पे पड़ता है। मुझे आपने अपने तजर्बे से बताया कि इंग्लैंड में 1970 में हर 14 लोगों में एक तलाक होती थी और अब जाकर वहाँ तलाक की शरह 70% तक पहुँच चुकी है। मगर ख़ानदानी मामलात को देखने वाली खुद बरतानवी लॉ फर्म के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में तलाक की शरह 42% है। सिर्फ यही नहीं, बरतानवी अखबार डेली मेल की रवा साल की खबर के मुताबिक बरतानिया में तलाक की शरह तेज़ी से नीचे आ रही है, जबकि माहिरीन का ख्याल है इसकी सबसे बड़ी वजह शादी के लिए समाजी दबाव में कमी आना है। खबर में कुछ इदादोशुमार भी बताए गए हैं। इदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में वो जोड़े जिन्होंने 1992 में शादी की थी, उनकी 15 साल के अंदर तलाक की शरह 30% थी, जबकि वो जोड़े जिन्होंने 2002 में शादी की थी, उनमें 15 सालों के अंदर तलाक की शरह 28% थी, जबकि वो जोड़े जिन्होंने 2017 में शादी की थी, उनकी 15 साल में तलाक की शरह की प्रोजेक्शन 23% तक हो सकती है। जबकि सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 2018 में इंग्लैंड एंड वेल्स में तलाकों में एक साल के दौरान 1 लाख तक कमी देखी गई, जो गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे कम शरह है। यानी शादी के बाद तलाक होने के इम्कानात की शरह 1971 के बाद सबसे कम रिकॉर्ड की गई। जबकि बरतानिया में तलाकों में तेज़ी 1970 के बाद देखी गई, जब तलाक के कवानीन को आसान बनाया गया था। बरतानवी मैरिज फाउंडेशन के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में शादियाँ इसलिए ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि वो जो जोड़े शादी करते हैं वो ज़्यादा कमिटेड हैं। दूसरी तरफ भारत में तलाक की शरह सबसे कम 1% है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ख़वातीन हंसी खुशी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारती हैं। भारत में तलाक को एक टैबू समझा जाता है, गलत बात समझा जाता है। मजहबी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी ज़्यादातर शादियाँ अरेंज्ड होती हैं। शादी फ़र्द की नहीं बल्कि ख़ानदान की तसव्वुर की जाती है और तलाक से मुताल्लिक़ ख़ानदानी दबाव भी मौजूद होता है। कोई खातून तलाक मांगती भी है तो अक्सर उसे ख़ानदान की तरफ से मुखालफत का सामना होता है। ख़ानदानी इज़्ज़त की बात की जाती है, उसूलों और रिवायात की बात की जाती है। सिर्फ यही नहीं, बाज़ ख़वातीन माली मामलात में शोहर पर इन्हिसार की वजह से तलाक नहीं ले पाती। उन्हें तलाक के बाद जायदाद में उस तरीके से हिस्सा नहीं मिलता जैसे कि मगरबी ममालिक में होता है। जबकि तलाक के बाद ख़वातीन की दोबारा शादी के लिए भी मसाइल पैदा किए जाते हैं। BBC के मुताबिक भारत में तलाक के बाद मर्द के लिए दोबारा शादी करना आसान है और नंबर्स भी यही बताते हैं कि मर्दों ने तलाक के बाद ज़्यादा शादियाँ की बनिस्बत ख़वातीन के, क्योंकि एक तलाक याफ्ता खातून से शादी को भी एक टैबू के तौर पर लिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन तलाक के बजाय एक ऐसी शादी में रहने पर मजबूर होती हैं जहाँ तशद्दुद भी होता है, उन पर ज़्यादती भी होती है, उनके हुकूक भी सलब किए जाते हैं। दूसरी तरफ फहाशी को ख़ानदानी निज़ाम से भी जोड़ा जा रहा है। मगर कई मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, जैसे कि तुर्की में तलाक की शरह में गुज़िश्ता 15 सालों में 10% इजाफा सामने आया और तकरीबन 25% पर तलाक की शरह पहुँच चुकी है। अब तुर्की एक सेकुलर मुल्क समझा जाता है, मगर तैयब अर्दोगान के दौर में उसकी पॉलिसीज़ बदलीं और तुर्की इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ तलाक की शरह बढ़ती गई है। सिर्फ यही नहीं, ईरान जो मजबूत इस्लामिक दार का दावा करता है वो भी तलाक की शरह वहाँ भी 21% है। दूसरी तरफ ये बहस है कि जिन मुआशरों में फहाशी ज़्यादा है वहाँ सेक्स क्राइम्स ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन से ज़्यादती ज़्यादा होती है। क्या वाकई ऐसा है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। 2019 में वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की रैंकिंग शाया हुई। उसमें 167 ममालिक में ख़वातीन से मुताल्लिक 3 चीज़ों का जायज़ा लिया गया, जिसमें इंक्लूजन, सिक्योरिटी और जस्टिस शामिल है, इंसाफ शामिल है। इंक्लूजन में ख़वातीन की हुकूमत में नुमाइंदगी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, रोज़गार, माली रसाई और तालीम से मुताल्लिक डेटा लिया गया। सिक्योरिटी में ख़वातीन से मुताल्लिक उनके पार्टनर की तरफ से तशद्दुद, कम्युनिटी सेफ्टी और ऑर्गेनाइज्ड तशद्दुद का डेटा लिया गया। और जस्टिस में ख़वातीन से मुताल्लिक गैर इम्तियाजी इक़्तिदार, बेटों पर फ़ौक़ियत और कानूनी इम्तियाज़ का डेटा लिया गया। और तीनों पैरामीटर्स में 167 ममालिक की कारकर्दगी देखी गई। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो सबसे बेहतरीन 7 ममालिक थे उनमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बरतानिया शामिल थे। और जो सबसे 6 बदतरीन ममालिक थे उनमें यमन, अफ़गानिस्तान, शाम, पाकिस्तान, जनूबी सूडान और इराक शामिल थे।
सिर्फ यही नहीं, तुर्की जिसे एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, 167 में से वो 114वें नंबर पर था। ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है वो 118वें नंबर पर था। सऊदी अरब जो एक इस्लामी मुल्क है वो 120वें नंबर पर था। यानी जो ममालिक ख़वातीन की इज्जत की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, अदम फहाशी की बात करते हैं, वो ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक बहुत पीछे शुमार किए जाते हैं। भारत जहाँ तलाक की शरह बहुत कम है वो 133वें नंबर पर है। अब ये बहस भी सामने आती है कि जो ममालिक ख़वातीन की सिक्योरिटी और जस्टिस से मुतालिक सबसे आगे हैं, वहाँ रेप केसेस की तादाद कुछ ज़्यादा क्यों है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन रवैयों को हमारा मुआशरा रेप नहीं समझता, जिस पर हमारा मुआशरे में बात करने की इजाज़त नहीं है, इन रवैयों को मगरिब के कुछ ममालिक रेप के दायरे कार में लाते हैं। जैसे कि शादीशुदा ज़िंदगी में ख़वातीन जिनसी ताल्लुक़ के लिए अपने शौहर को मना करें और इसके बावजूद ज़बरदस्ती अगर उससे जिनसी ताल्लुक़ रखने की कोशिश की जाए तो उसे वहाँ पर उन ममालिक में रेप तस्वुर किया जाता है। मगर हमारे यहाँ वायलेंट रेप को ही रेप तस्वुर किया जाता है, उसमें भी ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिलता। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे रवैये हमारे यहाँ नॉर्मल समझे जाते हैं या मजबूरी में उन्हें दबा दिया जाता है, उन पर बात करने की इजाज़त नहीं है, जिसकी तफसीलात खुद तहरीक इंसाफ की खातून MNA शानदाना गुलजार ने बताई। अब पाकिस्तान में माज़रत के साथ में बातें करूँ, तल्ख बातें बट ये सुनने वाली हैं। पाकिस्तान में अगर आप मैरिटल रेप की बात करते हैं, जो मोटे वे रेप नहीं है, जो एक मैरिटल नॉर्मल, उस पर लोग कहते हैं नहीं जी ये इस्लाम को मसला पड़ जाएगा। क्या मसला पड़ेगा? इस्लाम में औरत को हकूक़ नहीं दी शादी के बाद, क्या वो उसके बाद मर जाती है? अच्छा, अगर आप कहते हैं गोल्डा मेयर इज़राइल की प्राइम मिनिस्टर थी, जब एक वक्त में इज़राइल में रेप्स बढ़ चुके थे, उन्हें पता है तश्कील दी उनकी कमेटी ने, मर्दों की कमेटी थी कि आप कर्फ्यू लगा दें ख़वातीन पे, शाम 7 बजे के बाद घर से ना निकले। तो आगे से कहती है रेप कौन कर रहा है? वो कहते हैं मर्द। तो कहती है फिर मर्दों को कर्फ्यू लगाओ, औरतें तो रेप नहीं कर रही हैं। ये सोच गलत है कि जी देर से क्यों निकली, सुबह से क्यों निकली, शाम को क्यों निकली, कपड़े कैसे पहने थे, बात कैसे करी थी। एक और बात जो मुझे तकलीफ देती है, आपको याद है कसूर में क्या हुआ था? बच्चे थे वो तो गाड़ी में भी नहीं बैठे थे, किसी के साथ ड्राइव भी नहीं कर रहे थे, बेचारी सिपारा पढ़ने जा रही थी। अच्छा, तो वो क्या था? अच्छा, ज़ैनब अलर्ट की बात करते हैं पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, एक ग्रुप है हमारा NGO होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग, भाई। जब बच्चियाँ आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी बात वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती हैं वो, उसके अबॉर्शन करा देती हैं और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पर 3 साल मैंने इस पर काम किया है और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पर अगर कभी हमने बात की तो मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इस पर। अच्छा, कोई बात नहीं करता इस पर। ये जो ज़्यादती होती है, ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, घर में किया जाता है, घर से बाहर किया जाता है, बच्चों को हिरासा किया जाता है, इसका ताल्लुक फिल्मों या ड्रामों से नहीं है, बराए नाम फहाशी से नहीं है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली फलाही इदारे साहिल की सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल के इब्तिदाई 6 माह में बच्चों के साथ ज़्यादती के 1400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और ज़्यादती करने वालों में दादा, भाई, ड्राइवर, वालिद, उस्ताद, मौलवी और रिश्तेदार शामिल थे। अब ऐसे लोगों को फहाशी कौन सिखाता है? अपने बच्चों से, करीबी रिश्तेदारों से, अपने तलबा से जिनसी ज़्यादती कौन सिखाता है? ये एक सवाल है, और अगर हम सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? अगर हम खुद ख़वातीन पर सवाल उठा देंगे, उनके कपड़ों पर सवाल उठा देंगे, उनके बाहर निकलने पर सवाल उठा देंगे, या फिर ऐसी एक बहस शुरू हो जाएगी तो हल कैसे निकलेगा? तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने अहम सवालात उठाए। मैं समझती हूँ ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूँ या किसी की बीवी हूँ या किसी के बहन हूँ। मेरी इज्जत व हैसियत एक औरत होनी चाहिए। किसी का हक नहीं बनता कहने का कि आप इस तरह का लिबास पहने, आप इस तरह सफ़र करें, आप किसी महरम को लेके जाएं, आप अकेली क्यों सड़क पे फिर रही हैं, ये किसी का हक नहीं बनता। अगर एक मर्द अपनी नजर नीचे नहीं रख सकता, अगर एक मर्द
इज्जत से नहीं औरत को देख सकता तो उसको बंद करें उसके घर में, उसको कहें सड़कों से बाहर ना निकले। आप हंस रहे, मैं आपको कह रही हूं जितना गुस्सा इस वक्त मेरे पे है एक औरत की हैसियत से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते औरतें कितनी नाराज हैं, कितना गुस्सा है। आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, औरतें ज्यादा लाएं अपनी पुलिस में, आप वेलफेयर ऑफिसर्स पुलिस में लाएं। और दूसरा, कौम की ज़हनियत बदलें, मर्दों की ज़हनियत बदलें। सब अहम बातें हैं। कौम की ज़हनियत बदलें, मर्दों की ज़हनियत बदलें, ये सारी बातें अहम हैं। साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब एक रेप विक्टिम हो कि उसके साथ सलूक कैसा किया जाए, घर वालों की बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है। मुख्तारा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नरगिस असद साहिबा मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है मुआशरे की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस सही तरीके से बिहेव करे। सबसे पहले जो ख़ानदान है रेप विक्टिम का, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप किस तरह साइकोलॉजिकली समझती हैं, नफ्सियाती तौर पर किस तरह बिहेव किया जाना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ख़ानदान को भी एक रेप विक्टिम को? देखिए शाहजेब, सबसे पहली बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक, बहुत बड़ा एक ज़ाती हादसा होता है किसी के लिए भी। और उसमें अमूमन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खौफ, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ख़ास तौर पे इस तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद सर्वाइवर्स फेस करते हैं और वो सफ़र कर सकते हैं उससे, जिसमें बार बार चौंका देने वाले तजुर्बात होते हैं, फ्लैशबैक्स होते हैं, पिछले जो इमेजेस गुजरे होते हैं वो बार बार आते हैं, बुरे डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है तमाम लोगों की जो उस सर्वाइवर के इर्द गिर्द हैं कि वो एक तो उसको किसी तरह से कोई एहसास ना होने दें कि वो कोई किसी तरह से एक कमतर सिचुएशन में है, या वो उसको सपोर्ट रखें, उसकी हिम्मत बंधाएं और उसके साथ अच्छा रवैया रखें, बार बार सवालात ना करें, बार बार अफसोस का इजहार ना करें, कुरेदे नहीं, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको सपोर्ट दें, हतुल इम्कान कोशिश करें कि उससे गुफ्तगू नॉर्मल और डे टू डे अंदाज में रखें। अगर वो बात ना करना चाहे तो ना उसको फोर्स करें कि तुम बोलो या बात करो या आजो बोलो या चलो भूल जाओ कोई बात नहीं, इस तरह का जिक्र ना करें। जिस तरह से, जिस अंदाज से वो सर्वाइवर उस वक्त बिहेव करना चाह रही है उसको, या अमूमन ज़ाहिर है ये तजुर्बात बहुत दफ़ा ख़वातीन के साथ होते हैं, लेकिन यंग लड़के और मेल्स भी इसी तरह के बुरे तजुर्बात से गुजर सकते हैं। लेकिन जो भी सर्वाइवर हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट और सपोर्ट के साथ ट्रीट करें, उसको कुरेदे ना, उससे बार बार तकलीफ देने वाले सवालात ना पूछें। मुख्तार बीबी साहब, ज़रा आपने अपनी जंग लड़ी और आप ख़वातीन के लिए अब भी जंग लड़ती हैं जिनके साथ वाक़यात हों, आप क्या समझती हैं पहली जो घर वालों की, शौहर की, बहनों की, भाइयों की, वालिदैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? कि मेरे ख्याल से तो उसके साथ बहुत नरमी, प्यार, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उसकी हिम्मत और हौसला बनना चाहिए। लेकिन हमारा जो माशरा है, हमारा जो कल्चर है, तो हमारे भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा सब समझते हैं जो ये इज्जत सिर्फ हमारी थी, हमारी इज्जत चली गई है, तो अब ये कहीं बात बाहर निकलेगी तो ये हमारी बदनामी होगी। जो चीज़ मैंने फेस की है, मैं अपना तजर्बा आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो अपने दूसरों के साथ लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल को भी फेस किया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरा वालिद, मेरी वालदा मेरे साथ। और जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ज़रा हमें मीडिया में भी एहतियात करनी चाहिए और जनरली सोसाइटी में भी ये अल्फाज का इस्तेमाल करना कि इज़्ज़त पर हमला हो गया, असमत दरी हो गई, इस जैसे अल्फाज, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म से ज़्यादा इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जुर्म बन जाता है, जिसकी वजह से जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी अपने आप को कटहरे में महसूस करने लगता है। हालांकि इज़्ज़त उसकी गई है जिसने जुर्म किया है, जैसे किसी भी जुर्म में मुजरिम की इज़्ज़त जाती है, ना कि वो जिसके साथ जुर्म हुआ है। ये कितना अहम है कि इन अल्फाज से इज्तनाब किया जाए ताकि विक्टिम ही अपने आप को कटहरे में ना महसूस करे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारा जो माशरा है
देखता उसी औरत को ऐसी नजरों से देखता है। जहाँ पर हम खासकर मैं अपने गांव की बात करूंगी, जहाँ पर मैं रहती हूँ और जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी, तो वहां पर ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखते थे जैसे मैंने कुछ किया हो। तो ये बात मैं बार बार कहती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती थी तो ये वही मुख्तारा में जा रही है जिसके साथ ये रेप हुआ। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा भी ये वो उन लोगों को निशानदेही की ये वही बंदा जा रहा है जिसने ये दरिंदगी की, या वही बंदे जा रहे हैं जिन्होंने ये गुनाह किया, ये शर्मनाक जो है ना वो पाकिस्तान का बायस बने। ये भी बताइए, पुलिस का वही रवैया देखने को मिलता है? अब आप दूसरी खवातीन के लिए भी लड़ती हैं, आपको तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, 18 बरस गुजर गए, कोई पुलिस के रवैये में, जस्टिस सिस्टम में कुछ तब्दीली आपको नजर आई? बिल्कुल वही मिलता है मुझे तो कोई फर्क नहीं आया। मैं जाती तौर पे जाती रहती हूँ, जब केस होते हैं हमारी तंजीम के थ्रू, जब होते हैं तो कोई ऐसे केस होते हैं, मैं जाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ वो पुलिस वाले एक किस्म का मेरा एहतराम करके फिर भी ऐसे सवाल कर देते हैं, एहतराम भी होता है। तो मैं कहती हूँ जब अकेली औरत जाती है तो मैं कहती हूँ उस औरत को सलूट पेश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी दुनिया थी। लेकिन जो मैंने सवाल जवाब और पुलिस का वो है वो मैं ही जानती हूँ। देखिए, हमारी 1.5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारी 2 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारी 5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे घरों में बच्चे महफूज नहीं है। हमारे अब गाड़ी का वाकया देख लें, ये जो वाकया है, देखिए गाड़ी एक चलता फिरता घर है, अब वो भी एक घर है, ये समझिए कि वो वहां पर मोटरवे पे औरत महफूज नहीं है, तो कहाँ, मुझे बताएं कहाँ हम लोग महफूज है? कब्रों में हम लोग महफूज नहीं है। और हमारे यहाँ जब भी वाकया होता है पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, असल डिबेट से हटकर। आप समझती हैं ये कॉन्फिडेंस देना खातून को कि वो जाएंगी तो पुलिस का रवैया कैसा होगा और उनको इंसाफ मिलेगा, जिनके ने ये किया उन्हें सजा मिलेगी, कन्विक्शन रेट बड़ा कम है, ये बहुत ज्यादा अहम है? बिल्कुल। एक तो सवाल जवाब में, दूसरा जो है ना सबसे ज्यादा जो सवाल जवाब करने वाली, सुनने वाली औरत होनी चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगी इस को जो है ना लंबा ना लटकाया जाए। 17 साल के बाद रिजल्ट वही निकलना है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के लिए ना तो ये बदलाव पैदा कर सकती है, ना ही इसमें कोई ये चीजें बदलेगी। ये रेप वैसे करते रहेंगे, वैसे बरी हो जाया करेंगे, तो इस तरह से होता रहेगा, ये चलता रहेगा। और आप समझती हैं मुख्तलिफ वाक़यात को देखने के बाद कि इन सबका ताल्लुक फहाशी से है या मर्द को अपने आप को ताकतवर समझने से है, औरत को कमज़ोर समझने से है कि मैं कर भी लूँगा और बच के निकल जाऊँगा, मुझे कौन पकड़ लेगा या ये बोलेगी नहीं, इस बात से है? ये हमारा माशरा भी है, हमारे मर्द की सोच भी होती है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ होना नहीं है, तो मैंने बरी हो जाने पहले तो मुझे किसी ने पकड़ना नहीं है। मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो मैंने वापस आ जाना है, मुझे क्या होना है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैंने वापस आ जाना है। तो ये खौफ नहीं है, ये डर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी। डॉक्टर नरगिस असद की, मुख्तार हबीबी की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मोटरवे रेप केस से मुताल्लिक कौमी असम्बली में गैर संजीदा बयान देने पर तनकीद का सामना था, जिस पर फाइनली आज उन्हें माफ़ी मांगने का ख्याल आ गया। और उन्होंने ट्वीट किया कि कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान मेरे तबसरे को मुनासिब तरीक़े से नहीं समझा सका और एक गैर हसास बयान के तौर पर सामने आया। मेरा मतलब इस तरह से नहीं था और इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं इस बदकिस्मत वाक़े पर आप सब की तरह दिल शिकस्ता हूँ। उम्मीद है कि अब हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम करेगी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में क्या बयान दिया था, आपको सुनवाते हैं। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब था, ये रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब था। एक ऐसे वक्त में क्रेडिट लेना शुरू कर देना कि जब CCPO पर तनकीद हो रही थी, हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि पहले से ही कौम को मुबारकबादें दी जा रही हैं, जो कि गलत रवैया है। शहबाज शरीफ ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, मगर शहबाज शरीफ की तरफ से गैर संजीदगी का ये पहला मुजाहरा नहीं है। ज़ैनब अगवा और कत्ल केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, 23 जनवरी 2018 को ज़ैनब के वालिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ैनब के वालिद का माइक बंद किया,
उन्हें मुकम्मल बात नहीं करने दी। साथ ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ज़ैनब के वालिद साथ मौजूद थे, हंसी मजाक होता रहा। मैं इंसाफ का मशहूर हूँ और उनकी सबकी ये इज्तिमाई कवरेज थी, आज हम मुल्ज़िम को पकड़ने में कामयाब हुए। मैं अपनी फैमिली छोड़ के वहाँ पे यहाँ पे, इसलिए मेरी फैमिली वहीं पे है। इनकी मेहरबानी है, ये मुझे जाने में देते हैं कि चलो 2-4 साल में चले जाया करो। 2-4 दफा नहीं, 8-10 मरतबा जाते हैं। हर वक्त क्रेडिट लेने का नहीं होता, हर वक्त मजाक का नहीं होता। शहबाज शरीफ को अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ख़ुद अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है कि क्या वो गलतियां करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब कौम एक दर्द से गुजर रही है, एक अपोजिशन लीडर को, एक सियासी लीडर को क्या बयानात देने चाहिए, किसी भी शख्स को क्या बयानात देने चाहिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। याद दीजिए। अल्लाह।